जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान श्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज घनवाद पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो बन रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसको जो लोग भी देख रहे हैं वो ज़रूर इसका नोट्स बना ले। और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो उससे क्वेश्चन फंसना तय है। जो नए लोग देख रहे हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ज़रा से भी अच्छा लगता है ज़रूर उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज हम जिस घनवाद कलाकार को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पिकासो। क्या नाम है उसका? पिकासो। ध्यान रखिएगा, उसका नाम है पिकासो। उसका नाम है पिकासो। इस बात को ध्यान रखिएगा, पिकासो किस वाद का है? तो आप कहोगे घनवाद का है। और इसका समय है 1883 से लेकर 1973। इसको कहते हैं हम पिकासो। पहला तो पिकासो जो है ये एक घनवादी चित्रकार माना जाता है। सबसे पहले जान लें कि पिकासो एक घनवादी चित्रकार माना जाता है। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम इसका है पाब्लो रुइथ पिकासो। पाब्लो रुइथ पिकासो, इसका पूरा नाम है पाब्लो रुइथ पिकासो, इसका पूरा नाम है। अब अगर कभी कभी क्वेश्चन दे लेते हैं कि पिकासो का पूरा नाम क्या है, तो आपको अक्सर नाम जो राइटर के, जो चित्रकार हो, कलाकार हो, उनके ज़रूर पूरे नाम याद रखें। कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से भी उठा के पूछ लेते हैं। अक्सर एक बार जैसे पूछा है भारती में M.F. हुसैन, यानी हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो M.F. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन पूरा नाम है। उसी तरीके से इनका नाम है पूरा नाम पाब्लो रुइथ पिकासो। याद रखिएगा, पाब्लो रुइथ पिकासो। पिकासो का जो जन्म हुआ है, इनका जन्म मैंने कहा 1883 में इनका जन्म हुआ है। 1883 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी। तो क्या कहेंगे हम? इनका जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। याद कर लीजिएगा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ। क्लियर? जिस समय इनका जन्म हुआ था तो 1883 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा 1883 में कौन सा वाद था? हम ध्यान दीजिए आप लोग कि 1800, तो मैंने आप लोग को बताया कि इनका पूरा नाम था पाब्लो रुइथ पिकासो और इनका जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ। लेकिन जिस समय इनका जन्म हुआ था वो 1883, उस समय पेरिस में एक नई कला चल रही थी और वो समय था प्रभाववाद। यानी इनके जन्म के समय पेरिस में जो एक नया जो वाद चल रहा था वो था प्रभाववाद। यानी इनका जन्म प्रभाववाद के समय, या कह सकते हैं आभासी चित्रण के समय, या कह सकते हैं हम आभासी चित्रण के समय इनका जन्म हुआ था। हम ये कह सकते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो प्रभाववाद के समय या आभासी चित्रण के समय इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा। और इनकी हम मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 20वीं शताब्दी, यानी कब हुई? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये देखने क्लियर हो गया कि ये जो पाब्लो, जिनको हम कहते हैं पिकासो, इनका जो जन्म हुआ है किस शताब्दी में हुआ है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इनका जन्म किसमें हुआ, तो आभासी चित्रण में हुआ है, यानी प्रभाववाद के समय हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से
पिकासो जो थे वो एक मूर्तिकार, एक ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, लिथोग्राफर थे, एनग्रेविंग कलाकार थे और सिरेमिक कलाकार थे। मैंने क्या क्या बताया है? मैंने इनके बारे में बताया है कि ये एनग्रेविंग सिरेमिक कलाकार थे। चित्रकार तो आप जानते हैं कि जो कलाकार चित्र बनाएगा उसे हम चित्रकार कहेंगे, जो मूर्ति बनाएगा उसे हम मूर्तिकार कहेंगे। यहां तक तो आप लोग क्लियर ही है। लिथोग्राफर क्या होता है? लिथोग्राफर होता है कि पत्थर पर, मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है? पत्थर पर क्या होता है? लिथोग्राफर होता है पत्थर पर चिकनी वस्तु से लेख लिखकर उतारना, अर्थात छापना यानी छपाई करना। तो क्या होता है? पत्थर पर चिकनी वस्तु से लेख लिखकर उस पर जो छापा जाए, उतारा जाए, उसे कहते हैं लिथोग्राफी या लिथोग्राफर। यानी जो छपाई भी काम करता हो उसे कहते हैं लिथोग्राफर। ये किससे जो जुड़ा होता है? ये छपाई कला से यानी छापा कला से। ये किससे जुड़ा है? छापा कला से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, एंग्रेविंग क्या होता है? एंग्रेविंग होता है धातु की प्लेट पर, क्या होता है? धातु की प्लेट पर डिजाइन करना। इसे कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, धातु की प्लेट पर डिजाइन बनाना। यानी जो धातु की प्लेट होगी, जो चद्दर होगी, जो उसका जो धरातल होगा, उस पर करना काम, वो कहलाता है एंग्रेविंग। अब आइए हम बात करते हैं सिरेमिक। सिरेमिक क्या होता है कि जो पक्की मिट्टी होती है, पक्की मिट्टी के कलाकृतियां बनाना यानी खिलौने बनाना। तो क्या होता है? पक्की मिट्टी से कलाकृतियां बनाना, ठीक है? कलाकृतियां बनाना। तो मैंने कहा कि लिथोग्राफर, यानी ये लिथोग्राफर कलाकार भी थे, छपाई का काम करते थे। इसका मतलब ये एनग्रेविंग यानी धातु की प्लेट पर भी डिजाइन बनाते थे, चित्र बनाते थे। और सिरेमिक पक्की मिट्टी के कलाकृतियां बनाते हैं। जो धातु प्लेटों पर अक्सर जो डिजाइनें होती है, देखते नहीं आप लोग, डिजाइन होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि कांच की प्लेट होती है, जो उस पर कांच नहीं कहेंगे हम, कांच की प्लेट कह सकते हैं, या किसी भी चीनी की होती, तो उस पर जो डिजाइनें बनी होती हैं, वो डिजाइन मुख्य रूप से जो धातु वाला काम होता है वो किस पे आता है? उसे कहते हैं इनग्रेविंग, एनग्रेविंग। तो इस तरह से सिरेमिक और इनग्रेविंग का समझ में आ गया होगा। इन्होंने मूर्तियां भी बनाई हैं। कौन कौन सी मूर्तियां बनाई वो आपको हम इसके आखिरी जब लास्ट चल रहे होंगे तब आपको बताएंगे। अब आइए, पिकासो बड़ा अच्छा काम करते थे। पिकासो के अंदर एक देखा जाए तो उनके अंदर एक क्वालिटी थी, इसीलिए पिकासो कहा जाता है बुद्धिमान जीनियस। क्या कहते हैं? पिकासो को कहते हैं बुद्धिमान जीनियस। इनको बुद्धिमान जीनियस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? क्या कोई मुझे ये बता सकता है, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि पागल जीनियस किसे कहते हैं? पागल जीनियस किसे कहते हैं? किसी को मालूम है? तो आइए फटाफट हम लोग देखते हैं। ये YouTube वालों के लिए, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तो जानता हूं कौन सा है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मुझे सीधे सीधे वो
मुझे सीधे सीधे वो यूट्यूब पर पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा, लेकिन जो आप लोग बता रहे हैं वो नहीं है। हाँ, कुछ लोग सही बता रहे हैं, इसमें मैं नाम नहीं लूंगा यूट्यूब पे, जिन लोगों ने नाम लिया है वो सही नाम लिया है, लेकिन वो आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा। चलिए, चल इस तरह से तो जो ये थे क्या कहते हैं, बुद्धिमान जीनियस इनको कहा गया है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। खैर, पिकासो का जो जन्म हुआ था वो स्पेन के मलागा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था होसे रुइस पिकासो। क्या नाम था? इनके पिता का नाम था होसे रुइस पिकासो। इनके पिता का नाम था होसे रुइस पिकासो और माता का जो नाम था मराया रुइस पिकासो। ये एक कला शिक्षक थे इनके पिता। क्या थे? ये एक कला शिक्षक थे। तो इस तरह से ये देखने को मिला कि पिकासो के जो पिता थे वो कला शिक्षक थे, तो उनके बचपन में उनके ऊपर पिता का प्रभाव था और पिता से प्रेरित होकर के उन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया। जब पिता ने इनकी चित्रकारी करते हुए देखा तो इनका दाखिला करा दिया बार्सिलोना संग्रहालय में। इनका दाखिला करा दिया। कहाँ करा इनका दाखिला? बार्सिलोना चित्रकला संस्था में इनका दाखिला करा दिया। इनका दाखिला कराया बार्सिलोना चित्रकला संस्था में इनका दाखिला हुआ। जिस समय इनका दाखिला हुआ वो ये 14 वर्ष के थे। 14 वर्ष की आयु में इनका दाखिला किया गया। जब इनको दाखिला की बात आई तो वहां के शिक्षक ने इनसे कहा कि 1 महीने के अंदर इतने चित्र आपको बनाना है। 1 महीने के लिए इनको टारगेट दिया गया, लेकिन जो 1 महीने का जो टारगेट था उन्होंने एक ही दिन में वो टारगेट पूरा कर लिया। यानी सभी कोई जो है छात्र 20 दिन में, कोई 25 दिन में, कोई 15 दिन में, लेकिन इन्होंने एक ही दिन में सारे चित्र बना डाले। यानी बचपन से इनके अंदर कला की प्रतिभा थी। कला की प्रतिभा होने के कारण ये लगातार जो है चित्र बनाते रहते थे। तो इसके बाद इनका दाखिला यहां से निकल करके इनका दाखिला हो गया कहाँ? इनका दाखिला कर दिया सान फर्नांडो। कहाँ पे? सान फर्नांडो। क्या नाम है पूरा नाम? सान फर्नांडो सान फर्नांडो अकादमी में इनका दाखिला हो गया और यहीं पर भी वो कला सीखते रहे। इन्होंने प्रारंभ में बहुत सारे चित्र बनाए। जैसे इन्होंने बनाया कौन सा? जैसे इन्होंने बनाया 1891 में वृद्ध युग्म। 1891 में वृद्ध युग्म, याद कर लीजिएगा। 1893 में इन्होंने बनाया कौन सा चित्र? पैर का अध्ययन। और 1895 में इन्होंने बनाया डॉन होसे का व्यक्ति चित्र। डॉन होसे का व्यक्ति चित्र। ये इनके प्रारंभिक जीवन के चित्र थे। देखो भैया, चित्र तो आपको याद करना होगा। चित्र के लिए आपको याद करना, कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करते चलता हूं आप लोग को। 1891 में वृद्ध युग्म चित्र बनाया। कौन सा? वृद्ध युग्म चित्र बनाया। 1893 में पैर का अध्ययन। 1895 में डॉन होसे का व्यक्ति चित्र। ये जितने भी इन्होंने चित्र बनाए, इनमें इनका नाम पिकासो नहीं मिलता है।
इनका पूरा नाम मिलता है पाब्लो रुइज पिकासो। इन चित्रों में इनका पूरा नाम क्या मिलता है? पाब्लो रुइज पिकासो, ठीक है, नाम मिलता है। यानी ये जो शुरुआत के इनके चित्र जितने थे 1900 से पहले, इनके जितने चित्र थे उन सभी चित्रों में इनका पूरा नाम मिलता, लेकिन 1900 के बाद के जितने भी चित्र हैं केवल उसमें पिकासो ही नाम मिलता और पिकासो के नाम से ये फेमस हो गए। तो इस तरह से इन्होंने ये शुरुआत में इस तरह के इन्होंने चित्र बनाए। आगे इसके बाद पिकासो के जब इस तरह से चित्र बनने लगे, लोग इनको देखे, पसंद किए, तो धीरे धीरे ये पिकासो जो हैं ये प्रसिद्ध हुए। पत्रिकाओं में इनका नाम छपने लगा, पत्रिकाओं में इनका नाम छपने लगा। और ये अक्सर जो है मुलेरुज जाया करते थे। मुलेरुज क्या होता है, जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं, मुलेरुज क्या होता है? तो अक्सर ये मुलेरुज जाया करते थे। मुलेरुज उसे कहते हैं जहां पर मदिरा, यानी कह लो कि सीधे सीधे जहां पर जाकर के लोग बियर बार कहते हैं, ऐसे हिंदी में कह लिए, इंग्लिश में कह लिए बियर बार, तो मुलेरुज जाया करते थे। वहीं पर इन्होंने चार बिल्लियां नामक जलपान गृह, कहा जलपान गृह में चार बिल्लियां नामक जलपान गृह में जाकर कला पर विचार विमर्श करते थे। कला पर विचार विमर्श करते थे। इसी से प्रेरित होकर के बाद में इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी, उस मूर्ति का नाम था बिल्ली। खैर, फिलहाल अभी मैं आपको बात करता हूं। तो इस तरह से इन्होंने लगातार जो है वो बियर बार वगैरह में जा करके उस पर कला विचार विमर्श करते थे, और इनसे धीरे धीरे इनका नाम और भी फेमस होता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1901 से लेकर 4 तक इन्होंने जो भी चित्र बनाए उनमें केवल नीले रंग का प्रयोग किया, जिसे नीले काल के नाम से जाना गया। ध्यान रखिएगा, 1901 से लेकर के 4 तक की इन्होंने जो भी चित्र बनाए उनमें नीले रंग का प्रयोग किया है। इन्होंने ध्यान रखना, उन्होंने केवल नीले रंग का प्रयोग किया है, और नीले रंग का प्रयोग करने के कारण ये जो इनका काल कहलाता है नीला काल। ध्यान रखिएगा, ये इनका 1901 से लेकर के 1904 तक की इनका कहलाता है नीला काल। और इस नीले काल में जो भी चित्र बनाए हैं उन पर मानवीय दुख का प्रभाव दिखाई देता है। याद कर लीजिएगा, किसका प्रभाव दिखता है? इस पर इनको केवल एक ही चीज दिखाई देती है, वो मानवीय दुख का प्रभाव दिखता है। यानी मानव कैसे दुखी होता है, इसका प्रभाव दिखता है उनके चित्रों में नीले काल में। और नीले काल के इनके जो प्रमुख चित्र हैं, यानी नीले काल के जो प्रमुख चित्र हैं इनके कौन कौन से हैं? जैसे भिखारी, जैसे इनका चित्र है भिखारी, याद कर लीजिएगा, इनका चित्र है भिखारी। इसी तरह से
और इनके बहुत सारे चित्र हैं। भिखारी, रास्तों का गायक, क्या है, रास्तों का गायक, ठीक है। 3 कसरत करने वाले, कसरत करने वाले या वाले। नेक्स्ट, कसरत करने वाले, इसी तरह से कसरत करने वाले आदमी, पूरा है कसरत करने वाले आदमी। चौथा चित्र इसी तरह होता है, बूढ़ा यहूदी, बूढ़ा यहूदी, बूढ़ा यहूदी। इसी तरीके से बूढ़ा गिटार वादक, बूढ़ा गिटार वादक। और एक और चित्र है, उस चित्र का नाम है स्त्री करने वाली। 6 स्त्री करने वाली। और वृद्ध जीव। और एक और है 8वां, युग्म, युग्म। ये इन्होंने जितने चित्र बनाए हैं वो सब नीले काल के चित्र हैं। तो दोस्तों एक बार ध्यान से देखिएगा इस चित्र को। भिखारी, रास्तों का गायक, कसरत करने वाले आदमी, बूढ़ा यहूदी, बूढ़ा गिटार वादक, स्त्री करने वाली, स्त्री मतलब प्रेस करने वाली। ये ऐसे इनके चित्र हैं जो नीले रंगों का प्रयोग किया है और इनमें क्या दिखता है, मानवीय दुख दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नीले काल में क्या दिखाई देता है, तो मानवीय दुख दिखाई देता है। और उनमें केवल वो समय क्या बताएंगे, तो वो कहेंगे 1 से लेकर के 4 तक की। तो इस तरह से इन्होंने ये चित्र बनाए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह से इन्होंने जो शुरुआत में चित्र बनाते रहे और इनका धीरे धीरे नाम इनका और भी फेमस होता जा रहा था। फिर इन्होंने 1905 से लेकर के 6 तक की, 1905 से लेकर के 6 तक, 1905 से लेकर 6 तक इन्होंने केवल गुलाबी रंगों का प्रयोग किया है। अब गुलाबी रंगों का प्रयोग करने के कारण ये जो काल इनका है कहलाता है गुलाबी काल। ये क्या काल कहलाता है, गुलाबी काल। और गुलाबी काल में इसमें क्या दिखता है, केवल इसमें निराशा व समर्पण। ये क्या दिखता है, इस गुलाबी काल में किसका प्रभाव दिखता है, निराशा व समर्पण का प्रभाव दिखाई देता है। ऐसे में इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। ऐसे में जो इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं किस पर, गुलाबी काल पर। जैसे नट का परिवार, नट का परिवार, ठीक है। जैसे सर्कस करने वाले, सर्कस करने वालों, क्या है, सर्कस करने वाले या वालों कह लें, सर्कस के करने वालों का परिवार। या नंबर 3, सर्कस के विदूषक, या कह सकते हैं, और कौन सा है, भांड परिवार, भांड परिवार, या कह सकते हैं भांड, नट व गोला। ये जितने भी इन्होंने चित्र बनाए हैं ये सब चित्र जो है गुलाबी काल के हैं। एक बार देख लें, नट का परिवार, नट यानी जो लोहार बढ़ई नट टाइप के होते हैं, सर्कस करने वालों का परिवार, सर्कस के विदूषक, भांड परिवार, नट व गोला। ये इन्होंने गुलाबी काल के ये प्रमुख चित्र बनाए हैं जिस पर हमें निराशा व समर्पण का ही केवल प्रभाव दिखाई देता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इनके कौन सा काल कितने तक है, तो आप ध्यान रखिएगा 1905 से लेकर 6 तक की जो काल कहलाता है वो कहलाता है गुलाबी रंगों का काल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। 1906 से लेकर 8 तक चलते हैं। आगे देखते हैं
1906 से लेकर 1906 से लेकर 8 तक। पहले जान लें कि 1905 और 6 में लगातार जो है ये सेजान और मातिस के चित्रों की प्रदर्शनी देखने जाते थे। तो मातिस और सेजान जैसे कलाकारों से प्रभावित होकर के इन्होंने काले गुलाबी रंग का प्रभाव छोड़ दिया। उन्होंने 6 के बाद यानी काले करें नीले और गुलाबी का प्रभाव उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने केवल काले रंगों का प्रयोग किया। तो इन्होंने 1906 से 8 तक इन्होंने किसका प्रयोग किया? काले रंगों का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया 1906 से 8 तक काले रंगों का प्रयोग किया। और इसीलिए इस काल को कहते हैं क्या? काले होने काल क्यों कहते हैं? नीग्रो काल। इसको क्या कहते हैं? नीग्रो काल, या कहते हैं इसको आदिम काल। आदिम काल, आदिम मतलब नीग्रो मतलब लंबे चौड़े टाइप के व्यक्ति जो होते नहीं है नीग्रो काले, तो इसको नीग्रो काल या आदिम काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें भी इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्र बनाया। उसमें हमें घनवाद का प्रभाव दिखता है। यानी इस चित्र पर हमें यानी किस पर? नीग्रो काल में हमें घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने एक चित्र बनाया था नीग्रो काल में, और उस चित्र का नाम था 1907 में एक चित्र बनाया था, और उस चित्र का नाम था अवन्यों की स्त्रियां। अवन्यों की स्त्रियां। ठीक है। और ये चित्र जो है कहते हैं ये घनवाद का, इनका पिकासो का घनवादी पहला चित्र था। ये पहला घनवादी चित्र था। पूर्णतया नहीं है, पूर्णतया जो है वो ब्राक का है 1908 का, मैंने बताया था विवश स्त्री। लेकिन ये वाला क्या है? ये घनवादी, पहला घनवादी चित्र कहेंगे तो यही बताएंगे अवन्यों की स्त्रियां। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिसोलेसेस ऑफ अवन्यो। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अंग्रेजी में लेस डिमाइलेसेस। लेस डिमाइलेसेस ऑफ अवन्यो। क्या कहते हैं? लेस डिमाइलेसेस ऑफ अवन्यो। ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेस डिमाइलेसेस, लेस डिमाइलेसेस ऑफ अवन्यो, यानी अवन्यों की स्त्रियां। ये चित्र कब बना है? 1907 में। किस पर है? किस काल का है? तो कहेंगे नीग्रो काल का है। और इसमें किसका प्रभाव दिखता है? तो कहेंगे घनवाद का दिखता है। इसीलिए इसको घनवाद का पहला चित्र भी कहा जाता है। इस समय इन्होंने घनवाद पर काम करना नहीं शुरू किया था, लेकिन इन्होंने घनवाद पर एक चित्र बना दिया था, जिसको हम कहते हैं अवन्यों की स्त्रियां 1907 में। आइए अब हम आगे बात करते हैं। इसी समय 1907 में ही इन्होंने एक चित्र बनाया था पंखा वाली महिला। इन्होंने एक चित्र और बनाया था 1907 में, पंखा वाली महिला। बस ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा, आप इसको पूरी तरह ध्यान से देखते चलें। इसके बाद आगे हम बात करते हैं 1908 के बाद इन्होंने क्या काम किया है। आईएसपी देखते हैं हम लोग। 1908 से 10, कब? 1908 से 10, 1908 से लेकर 10 तक पिकासो ने ज्यामितिक अलंकार का प्रयोग किया है। ज्यामितिक अलंकार का मतलब यहां पर क्या है? ज्यामितिक अलंकार का मतलब है कि जिसमें इन्होंने लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का प्रयोग किया है, उसमें डिजाइन के रूप में दिया है, उसे कहते हैं ज्यामितिक अलंकार। ऐसी कला जिसमें नाप जोक करके चित्र बनाए जाएं और उसमें हमें सुंदरता भी दिखाई दे, उसमें हमें मॉडर्नपन भी दिखाई दे। ये चीज मैंने, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो या मुझसे ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, तो ये चीज मैंने आपको बताया था, प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकार थे उनमें हमें ज्यामितिक अलंकार का प्रभाव दिखता है।
बिल्कुल वैसे ही। तो इस ज्यामितिक अलंकार के समय के इनके चित्रों को क्या कहेंगे? हम कहेंगे इस समय के कला को, इनको कहेंगे हम, कौन सी पिकासो है, किसके हैं? घनवाद, यानी घनवाद का काल, घनवाद काल, इनका जो ये समय कहलाता है घनवाद काल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, घनवादी काल कह सकते हैं। क्या है? इस समय के काल को हम घनवादी काल कह सकते हैं, हाँ। और घनवादी काल में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं, जैसे 1909 में मेटरनिटी पहले भी मैं बहुत सारे चित्र बता चुका हूं। अगर किसी को मालूम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो आप YouTube पे मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं इसका आंसर बताऊंगा कि मेटरनिटी और किसने चित्र बनाया है। तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे। हाँ, सही आंसर आप लोग का, जो आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सही आंसर है। 1909 में मेटरनिटी से पहले, हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले मेटरनिटी चित्र बन चुका है। किसने बनाया है ये मैं बता चुका हूं, लेकिन YouTube वाले मुझसे प्रश्न कर सकते हैं और वो उसका आंसर भी पा सकते हैं। मेटरनिटी किन किन लोगों ने बनाया है? 3 लोगों ने बनाया, एक तो पिकासो है, कंफर्म हो गया है, और एक कलाकार है और एक कलाकार और है। तो इस तरह से 1909 में मेटरनिटी और 1910 में अग्निपक्षी, 1910 में अग्निपक्षी, याद कर लीजिएगा, 1910 में अग्निपक्षी। इसी तरह से अलवाज बुर्रार, क्या नाम है? अम्ब्राज बुल्लार का व्यक्ति चित्र। इसी तरह से 1910 में ही एक चित्र और है, उस चित्र का नाम है कानवाइलेर का व्यक्ति चित्र। ये इनके 1910 के चित्र है, याला अग्निपक्षी, अम्ब्राज बुल्लार का व्यक्ति चित्र और कानवाइलेर का व्यक्ति चित्र। ये किस पर चित्र? तो आप सीधे कह सकते हो कि ये घनवादी चित्र इनका है। ऐसा नहीं कि घनवादी प्रभाव नहीं दिखता, ये काल इनका कहलाता, टोटल घनवाद पे काम किया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने घनवाद पर चित्र और बनाए नहीं, और बनाए हैं, लास्ट में 1925 तक इन्होंने बनाया है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये चित्र इनका इस समय का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। इसी तरह से इन्होंने लगातार काम किया है और फिर उन्होंने 1912 से लेकर के 1914, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि 1909 से लेकर 12 तक की विश्लेषणात्मक घनवाद, और फिर आपको मैंने बताया था कि 12 से 14 या 14 तो उसमें बताया था संश्लेषणात्मक घनवाद। और जब संश्लेषणात्मक घनवाद की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कोलाज, ठीक है। यानी 1912 से लेकर 1912 से 14 तक की कौन सा कहेंगे? संश्लेषणात्मक घनवाद पर चित्र बनाया। और संश्लेषणात्मक घनवाद में चित्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं? काल्पनिक बनते हैं। कैसे बनते हैं? काल्पनिक बनते हैं, याद रखिएगा, काल्पनिक चित्र बनते हैं। और काल्पनिक चित्र किसमें बनते हैं? तो कहेंगे कोलाज बनते हैं। काल्पनिक चित्र किसमें बनते हैं? तो कहेंगे कोलाज बनते हैं। कोलाज जो जानता है ठीक, जो नहीं जानता मैं बता देता हूं कोलाज क्या है। कोलाज उसे कहते हैं कि कागज की भिन्न भिन्न कतरनों को काट करके एक सीक्वेंस से कोई काल्पनिक चित्र बना करके उसको दिखाना या दर्शित करना, वो कहलाता है कोलाज। यानी एक मैंने शब्द यूज किया, कागज की कतरन, तो उसे कहते कोलाज पद्धति। कोलाज पद्धति के जन्मदाता जो थे वो जॉर्ज ब्राक थे, लेकिन पहला चित्र भी पिकासो ने ही बनाया था। अभी मैं लिखता हूं कौन सा चित्र है, लेकिन ये लोग कागज के स्थान पर कभी कभी माचिस, है ना, बिल्कुल सही है, माचिस यानी माचिस की डिब्बी यानी माचिस की तीली, या कह सकते हैं कि कागज को माचिस की तीली, या कपड़े, या ताश, इनके जो टुकड़े होते इन टुकड़ों का भी लोग प्रयोग करते थे, पिकासो और ब्राक।
इसको कहते हैं कोलाज पद्धति। लेकिन आगे जब हम लोग और बढ़ेंगे तो एक नई पद्धति आपको बताएंगे, वो है मोन्ताज पद्धति। मोन्ताज पद्धति में क्या होता है? मोन्ताज पद्धति में जो होता है, जो पुरानी किताबें होती, उन पुरानी किताबों के चित्रों को काट करके चिपका करके जो चित्र दिखाना, वो कहलाता मोन्ताज पद्धति। और इसके जो जन्मदाता है मोन्ताज के, वो है मार्क्स एंसर्ट। वो आगे हम आपको कभी पढ़ाएंगे। फिलहाल पिकासो की हम लोग बात कर रहे थे, तो पिकासो ने कोलाज पद्धति पर बहुत सारे चित्र बनाए हैं। कोलाज पद्धति पर पहला चित्र बिल्कुल सही बताया है प्रीति ने। वो क्वेश्चन क्या है? बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह। 1912 में इन्होंने चित्र बनाया था बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह। ये 1912 का इनका चित्र था, बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह। ये कोलाज पद्धति का बनाया गया सबसे पहला चित्र, याद रखिएगा। इसी तरह से 1913 में इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, जैसे वायलिन और आरामदायक कुर्सी। क्या है? आराम कुर्सी पर बैठी महिला, आराम कुर्सी पर बैठी महिला। ठीक। इसी तरह से 1914 में गिटार, 1914 में गिटार। 1915 में इन्होंने 1914 में इन्होंने 14 तक ही है, 14 में एक चित्र और है, खोपड़ी व समाचार पत्र। क्या है? खोपड़ी व समाचार पत्र। ये इनके कोलाज पद्धति पर चित्र हैं। इसके बाद इन्होंने एक नई पद्धति का प्रयोग, एक नई पद्धति पर काम करना शुरू किया। वो क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। इन्होंने फिर इस पर आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया है। 1915 में नौ शास्त्रीयतावाद थे। 1915 में पिकासो ने नौ शास्त्रीयतावाद पर चित्र बनाया। इन्होंने किस पर चित्र बनाया? पिकासो ने नौ शास्त्रीयतावाद पर चित्र बनाया। और नौ शास्त्रीयतावाद पर इन्होंने जो चित्र बनाया, उस चित्र का नाम था कवायत। क्या नाम था? कवायत। ये चित्र बनाया। जबकि ये एक समूह नृत्य है। क्या है ये एक समूह नृत्य है। इस पर इन्होंने ये कवायत चित्र बनाया था। इन्होंने कैसा? 1915 में नव शास्त्रीयतावाद पर इन्होंने जो चित्र बनाया था उसका नाम था कवायत। इस तरह से नए नए काम कर रहे थे। उसके बाद 1918 में, ध्यान रखिएगा, 1918 में एक इटली से एक नर्तकी आई हुई थी। उस नर्तकी से इन्होंने विवाह कर लिया और उस नर्तकी का जो नाम था 1918 में, उसका नाम था ओल्गा। नर्तकी ओल्गा, मैं लिख देता हूं, नर्तकी ओल्गा से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। इन्होंने नर्तकी ओल्गा से विवाह किया था 1918 में। फिर इन्होंने 1921 में शास्त्रीयतावाद पे बहुत सारे चित्र बनाए। किस पर? शास्त्रीयतावाद पे। शास्त्रीयतावाद पर चित्र बनाए। कौन से बनाए? नोट कर लीजिए। 1921 में जो उन्होंने चित्र बनाए हैं, ऐसे में उनके चित्र कौन कौन से? 3 वादक। ठीक है? क्या है? 3 वादक। ठीक। इसकी तरह पनघट पर स्त्रियां और 3 संगीतज्ञ। और कोई चित्र है? एक है श्वेत वस्त्र पहनी हुई स्त्री। श्वेत
वस्त्र पहने हुए स्त्री, ये इन्होंने चित्र बनाए। इनमें से जो ये वाला है 3 संगीतक चित्र, ये वाला, इनमें से जो 3 संगीतक वाला चित्र है ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, म्यूजियम ऑफ फाइन, म्यूजियम ऑफ फाइन न्यूयॉर्क में होना चाहिए, बिल्कुल सही है, फाइन आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। ये पिकासो का ये चित्र किस पे सब बने हैं? 3 वादक, पनघट पर स्त्रियां, 3 संगीतज्ञ, श्वेत वस्त्र पहने हुए स्त्री, ये सब शास्त्रीयतावाद पर हैं। और इनमें से 3 संगीतज्ञ वाला चित्र कहाँ है? म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट न्यूयॉर्क। ठीक है, ये इनके चित्र हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते फटाफट। 1924 में इन्होंने अति यथार्थवादी पर चित्र बनाया। ध्यान रखिएगा, 1924 में इन्होंने अति यथार्थवाद पे, 1924 में अति यथार्थवाद पर चित्र बनाया। क्लियर? और उस चित्र का नाम क्या है? उस चित्र का नाम है स्वप्न। स्वप्न, पाइप पीता लड़का, पाइप पीता लड़का। फिर इन्होंने 1925 में कुछ चित्र बनाया, वो था 3 वादक, क्या था? 3 नर्तक, सॉरी 3 नर्तक। ये जो चित्र था घनवाद का अंतिम चित्र, पिकासो का घनवाद पर बनाया गया अंतिम चित्र। और उस चित्र का नाम क्या था? 3 नर्तक। देखिए, जो सुनेंगे वही याद रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 नर्तक, घनवाद का अंतिम चित्र 1925 में बनाया। इसी तरह से लगातार ये चित्र बनाते रहे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध चित्र 1937 में बनाया। 1937 में अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध चित्र बनाया, ध्यान रखना, ठीक है। वो चित्र का नाम था गुएर्निका। क्या नाम था? गुएर्निका। 1937 में बनाया गया इनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका। ध्यान रखिएगा, इस चित्र पर अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद और कोई वाद है? कौन कौन से वाद हैं? और घनवाद, ठीक है। और कौन सा है? घनवाद। इन सब का इस पर क्या दिखता है हमको? प्रभाव दिखता है गुएर्निका चित्र पर। ये इनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध चित्र है गुएर्निका, जो इन्होंने इनमें एक नहीं कई कई शैलियों, कई कई वादों का प्रयोग किया था, जिसको कहते हैं हम लोग गुएर्निका। याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चित्र है। और इस चित्र की जो लंबाई चौड़ाई है कितनी है? 11 सही 1/2 गुणे 25 सही 1/2 वर्ग इंच। ध्यान रखिएगा, 11.5 गुणे 25.5, ध्यान रखिएगा किसमें है। और इसमें क्या किया गया है? नीले रंग का प्रयोग है, नीले रंग का प्रयोग है। और किसमें है? तैल रंग में है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं ये कहाँ है चित्र, ये भी देख लें हम लोग। ये चित्र है कहाँ पे? रेने सोफिया संग्रहालय, रेने सोफिया संग्रहालय, मैड्रिड। और मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? गुएर्निका चित्र रेने ना है, ये रेने
रेने सोफिया संग्रहालय मेड्रिड स्पेन में ये चित्र आज भी सुरक्षित है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद इन्होंने कुछ चित्र बनाए। इन्होंने 1950 और 60 के बीच में वो चित्र पहले से ही दिलाकरा आदि लोग बना चुके थे, और उस चित्र का नाम है अल्जीरियस। उस चित्र का नाम है अल्जीरियस की स्त्रियां। 1960 के आसपास अल्जीरियस की स्त्रियां। एक और चित्र है अल्जीरियस की स्त्रियां, और एक और चित्र है, उस चित्र का नाम है द वोमेन ऑफ अल्जीरियस। द वोमेन ऑफ अल्जीरियस। यस, ये दोनों चित्र किसके थे? ये दोनों चित्र पहले से दिलाकरा, याद रखिएगा, दिलाकरा बना चुके थे, लेकिन पुनः पिकासो ने बनाया। पुनः पिकासो ने बनाया, याद रखिएगा, पुनः इसको पिकासो ने बनाया। क्लियर हो रहा आप लोग को? पुनः इसको पिकासो ने बनाया। बनाने के बाद 1900 इसको बनाया, और इस चित्र पर 2015 ही है ना, बिल्कुल सही, 2015 में यह चित्र बिका था $1794 करोड़ में। ध्यान रखना, यह चित्र 1794 करोड़ डॉलर में बिका था। 17 करोड़ डॉलर में, यानी लगभग 18 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, 1800 करोड़, 1794 करोड़ डॉलर में ये चित्र इनका बिका था, जो दोबारा इन्होंने दिलाकरा का चित्र इन्होंने फिर से बनाया था पिकासो ने। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे काम किए। इसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। मातिस से मिलते रहते थे, और भी कलाकारों से मिलते रहते थे। तो मातिस और देरे, ध्यान रखना, मातिस व देरे ने पिकासो का परिचय परिचय अफ्रीकी मुखौटों की कला से कराया। समझ रहे हैं? किससे कराया? अफ्रीकी मुखौटों की कला से कराया। अफ्रीकी मुखौटों की कला से जब इसको कराया, ध्यान रखिएगा, इसी के बाद ही, यानी इससे परिचित होने के बाद पिकासो ने अपने चित्र धरातल पर दाहिने यानी दाएं दिशा में बनाने लगे। यानी इस कला से प्रभावित होकर के ये क्या करने लगे? ये बनाने लगे थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी ये बनाने लगे थे। किससे प्रभावित होकर के? अफ्रीकी मुखौटों की कला से प्रभावित होकर के इन्होंने, पिकासो ने अपने चित्र धरातल पर दाएं दिशा में बनाने लगे थे। ये एक पिकासो की खास बात थी, विशेषता थी, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? बुद्धिमान, जीनियस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए थे, जैसे देख लेते कौन कौन से चित्र हैं। जैसे इनके चित्र हैं
1933 में, थोड़ा सा चित्र आपको याद करना पड़ेगा। 1933 में मूर्तिकार का कारकक्ष, मूर्तिकार का कारकक्ष, ये 1933 में। नेक्स्ट 1955 में द स्टूडियो, 1955 में द स्टूडियो। नेक्स्ट 1934 में साण की लड़ाई, 1934 में साण की लड़ाई। नेक्स्ट 1952 में युद्ध व शांति, 1952 में युद्ध व शांति। ठीक है, ये भित्ति चित्र था इनका। और एक बात और बता दें, युद्ध व शांति एक पुस्तक भी है। अगर आपको जानकारी है तो मुझसे, आपको जानकारी है तो आप कमेंट में कर सकते हो, नहीं तो आप मुझसे कमेंट में इसको पूछ सकते हो कि युद्ध व शांति किसकी पुस्तक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने 1946 में विद्यालय की लड़की, 1946 में विद्यालय की लड़की। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चित्र बनाया था इन्होंने, और वो आपका चित्र था 1946 में बनाया था, जीवन का आनंद। याद कर लीजिए, उस एक चित्र और इन्होंने बनाया था, जीवन का आनंद। इस चित्र को मातिस ने बनाया है, आपको हम आगे जब पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे। इसके अतिरिक्त ये एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कलाकार थे, और इनका कहना था, इन्होंने बहुत सारी कला शैली का प्रयोग किया है। तो पिकासो का कहना था, पिकासो ने कहा था, क्या कहा था, मैं शैली विहीन कलाकार हूं, मैं शैली विहीन कलाकार हूं। ध्यान रखना, इन्होंने कहा था मैं शैली विहीन कलाकार हूं। इस तरह से इन्होंने, पिकासो ने कहा था मैं शैली विहीन कलाकार हूं। एक बात और आपको बता दूं कि 2008 में 12 जून 2008, क्या लिखा मैंने, 12 जून 2008 में ब्राजील के एक संग्रहालय से, कहां से, ब्राजील के संग्रहालय से, संग्रहालय में कुछ हथियारबंद लोग आए, और उन हथियारबंद लोगों ने पिकासो कुछ चीजें चुराई। उन्हीं में पिकासो की 2 कलाकृतियां भी चली गई थी। एक कलाकृति का नाम मैं बता देता हूं, उस कलाकृति का नाम है मिनोटोर डिंकर एंड वोमेन। क्या नाम है उस कलाकृति का नाम? पिकासो की कलाकृतियां कौन थी जो चोरी हुई थी? उनमें थी, उस चित्र का नाम थोड़ा अजीब नाम है, मिनोटोर डेंकर एंड वोमेन। ये चित्र दिख रहा है ना, क्लियर है ना? मिनोटोर डेंकर एंड वोमेन। और एक और कलाकृति की चोरी हुई थी, उस कलाकृति का नाम था पेंटर एंड मॉडल। क्या नाम था? पेंटर एंड मॉडल। ये दोनों कलाकृति जब इनकी चोरी हुई, कहते हैं कि इन कलाकृतियों की, इनकी जो कीमत लगभग जो थी, इनकी कीमत जो थी लगभग 6,30,000 सही है, $6,30,000 काहे में थी? इनकी $6,30,000 इनकी कीमत थी। बाद में पुलिस ने प्रयास किया और इन दोनों कलाकृतियों को ढूंढ निकाला था। इन कलाकृतियों के नाम याद रखिएगा। कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि पिकासो का वह कौन सा चित्र है जो, कौन सा चित्र चोरी हो गया था? तो उसका नाम मिनोटोर डेंकर एंड वोमेन। दूसरा का नाम क्या है? पेंटर एंड मॉडल। ये इनके चित्र चोरी हो गए थे, लेकिन बाद में ये चित्र मिल भी गए थे। तो इस तरह से
पिकासो एक चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। इन्होंने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां बनाई, आइए उनको भी हम देख लेते हैं। कौन कौन सी मूर्तियां बनाई थी उन्होंने, उनकी कुछ मूर्तियां हैं। इन्होंने कुछ मूर्तियां भी बनाई हैं। तो इनकी पिकासो एक मूर्तिकार भी थे। तो प्रमुख मूर्तियां, इनकी प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी हैं एक बार देख लेते फटाफट। 1905 में मजाकिया, 1905 में इन्होंने बनाया था मजाकिया, ये मूर्ति है। इसी तरह से 1930 में धातु की रचना, 1930 में धातु की रचना, 1932 में बनाया था इन्होंने मुर्गा। इसके बाद 1941 में बिल्ली, 1941 में बिल्ली, और 1953 होगा, सॉरी 43, 1943 में बकरी और भेड़ वाला आदमी, बकरी और भेड़ वाला आदमी, ये इनकी मूर्तियां। लेकिन एक चीज मुझे अचानक याद आ गई, मैं बता देता हूं आप लोग को, अभी तक की नहीं याद था लेकिन दिमाग में अचानक वो बात याद आ गई। अनावृता, अनावृता, अनावृता मतलब होता है कि नग्न मॉडल, यानी नग्न महिला। तो पिकासो को अनावृता, किसको, पिकासो को अनावृता चित्रकार भी कहा जाता था। इन्होंने जैसे अवन्यों की स्त्रियां और बहुत सारी चीज बनाई, तो उनमें अधिकतर जो महिलाओं को दिखाया है उन्होंने अधिकतर नग्न मॉडल के रूप में दिखाया है। तो ध्यान रखिएगा, पिकासो को कहा जाता है अनावृता चित्रकार भी कहा जाता है, लेकिन एक और कलाकार है उसको भी कहते हैं अनावृता कलाकार। एक कलाकार और है अनावृता कलाकार कहते हैं उसे, उसका नाम है मातिस, मातिस को भी कहते हैं, याद कर लीजिएगा। यानी पहले जो थे, पहले मातिस अनावृता हुआ करते थे, लेकिन उनसे आगे बढ़ के चले गए कौन, पिकासो। तो दोस्तों ये मैंने पिकासो के बारे में जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि पिकासो से, इसके बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आता है, इसके बाहर से नहीं जाएगा, लेकिन बशर्त यह है कि इसको आप लोग पूरी तरह से देख करके नोट्स बना लें। और अगर कोई जो नया देख रहा है, अगर जरा से भी अगर उसको अच्छा लगा है मेरा ये वीडियो, तो जरूर सब्सक्राइब करें। चाहे तो मुझसे ऑनलाइन जुड़ सकता है, आप सारे वीडियोस को मिल जाएंगे, मेरे सारे वीडियो भी सेफ है ऑनलाइन में, वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस बीच में अधिक मेहनत करके आप उसको गेन भी कर सकते हो, और मैंने 50% फीस में डिस्काउंट भी कर दिया है। और जो लोग मुझसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहता है, या टेस्ट पेपर, अभी टेस्ट पेपर चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चलेगी, वो पूरे, यानी हम आपको बता दें लगभग 18 टेस्ट पेपर हैं जो चैप्टर वाइज हैं, और लगभग 20 जो है टेस्ट सीरीज होंगी। अगर चाहें तो फुल पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। एक आप ऐसे जुड़ सकते हैं कि एक बुकलेट की जो मैंने कीमत लगाई है वो 25 रुपये लगाई है, उसको पहला PDF आपको मिल जाएगा, 2 दिन पहले PDF मिल जाएगा। उस PDF को आपको उसको सॉल्व कर लेना, पहले प्रिंट आउट करा लीजिए मार्केट से, फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर मैं सीधे लाइव वीडियो सॉल्व कराता हूँ, सीधे लाइव। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, लेकिन मैं उसके साथ साथ कम से कम 2-3 क्वेश्चन और उसके सारे बता देता हूँ, किसके आसपास की जानकारी भी दे देता हूँ। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अधिक से अधिक मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो सभी सफल हों। और जो लोग नए देख रहे हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन घंटी ज़रूर बताएं, जिससे आपको सारी जो है आपको वो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद।